नमस्कार, साइकोनीत में आप सबका स्वागत है। नेपाल में बीते दिनों जेन जी क्रांति हुई। इस आंदोलन ने नेपाल में तख्ता पलट करवा दिया। अब उसी जेन जी की गूंज भारत में सुनाई दे रही है। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत में जेन जी से ऐसी मांग की है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर राजनीतिक बवाल मच गया है। नेपाल के एक युवक ने बड़े कायदे से समझाया था, लेकिन शायद उसकी बात राहुल गांधी तक पहुंच नहीं सकी। Guys, I was watching a video of an Indian guy. He was saying, जो नेपाल में किया जेन जी ने हम लोग इंडिया में भी करेंगे, हम लोग भी कर सकते हैं। भाई मैं एक नेपाली हूँ ना, आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ, इंडिया में ट्राई मत करना भाई। मोदी और इंडियन आर्मी मिलके ना तुम्हारा गाड़ फाड़ देगा, ट्राई मत करना। पप्पू गांधी ने एक्स पर पोस्ट लिखा, देश के युवा, देश के छात्र, देश के जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ। अरे बकलड़, पहले तो तू बैठ जा और बैठ के इत्मीनान से सोच कि तेरे साथ मुट्ठी भर चमचों को छोड़कर और है कौन। कहाँ ख्वाब में तुम्हें छीछड़े दिख रहे हैं कि जेन जी तुम्हारी आवाज पर एकजुट होकर सरकार के खिलाफ उतरने वाले हैं। अरे मंदबुद्धि पप्पू, तेरी आवाज पर तो अपनी पार्टी के सारे लोग नहीं इकट्ठा हो सकते। तेरी आवाज पर सारे विपक्षी दल नहीं इकट्ठा हो सकते, क्योंकि सब जानते हैं राहुल मतलब नथिंग। और तू है कि देश की 50% युवा आबादी को आवाज दे रहा है। भाई, स्क्रिप्ट में इतना अतिशयोक्ति अलंकार नहीं लिखना था ना। इतनी बेअंदाजी तो नेपोलियन और हिटलर को भी नहीं थी, रावण को भी नहीं थी और मोदी जी को भी नहीं है। फिर तू किस खेत की गाजर मूली है भाई। खैर, खेत का पता तो सबको है, इसलिए उस पर समय बर्बाद करना ठीक नहीं होगा। आइए पहले देखते हैं कि भारत में जेन जी की स्थिति क्या है। जेन जी वह पीढ़ी है जो मुख्य रूप से साल 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुई। इस पीढ़ी में 13 साल से 28 साल तक के युवा आते हैं। यह आधुनिक पीढ़ियों में सबसे युवा और डिजिटल रूप से जन्मी पीढ़ी मानी जाती है। जेन जी को डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है। दरअसल इनके जीवन का बड़ा हिस्सा इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ बीता है। इंडिया इन पिक्सल द्वारा सितंबर 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में जेन जी की संख्या लगभग 38 करोड़ है। बिहार जेन जी की आबादी के मामले में सबसे ऊपर है, यानी यहाँ पर इस पीढ़ी का दबदबा सबसे अधिक है। फिर जम्मू कश्मीर, फिर झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश और फिर राजस्थान। इसके विपरीत केरल वह राज्य है जहाँ जेन जी की संख्या सबसे कम बताई जाती है। वैश्विक स्तर पर तुलना की जाए तो भारत न केवल सबसे आगे है, बल्कि चीन से भी काफी आगे निकल चुका है। चीन में जेन जी की आबादी करीब 25 करोड़ बताई गई है। मतलब ये कि देश की 38 करोड़ आबादी पर राहुल गांधी की नजर है। मैंने कुछ दिन पहले नेपाल पर एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि नेपाल में लगी आग में विपक्ष के कुछ लोगों को सत्ता प्राप्ति का स्वप्न दिखने लगा है। कल राहुल गांधी की वो इच्छा भी जुबान पर आ गई। उन्होंने जेन जी को आवाज दी कि सड़कों पर आओ और खूनी खेल करो। पर ये नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करने वाले राहुल भूल गए कि ये बदला हुआ भारत है। अब यहाँ के लोग झूठ पर विश्वास नहीं करते। वो जानते हैं कि किसने काम किया और किसने लूटा है। कांग्रेस और राहुल गांधी के पुरखों का इतिहास आज बच्चे बच्चे की जुबान पर है। उनकी कारस्तानियों और कुर्सी प्रेम में देश को खिलौना बनाने के किस्से सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं। ऐसे में इस पप्पू पनौती को सपना भी कैसे आया कि जेन जी कांग्रेस की तरफ आंख उठाकर देखेगी भी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के पोस्ट के जवाब में कहा कि जेन जी परिवारवाद के खिलाफ है। वह नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया के बाद राहुल को क्यों बर्दाश्त करेगा। जेन जी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आपको क्यों नहीं भगाएगा। इसके साथ उन्होंने राहुल को तंज कसते हुए कहा कि आप देश छोड़ने की तैयारी करो, जेन जी आ रहा है। शब्दशः सही कहा। जिस दिन भारत का युवा और जेन जी बाहर आ गया, उस दिन कांग्रेस को भागने के लिए सड़कें कम पड़ जाएंगी। दरअसल ये 56 वर्षीय युवा देशद्रोहियों के हाथ बिक चुका है और उनके टूलकिट का हिस्सा है। ये जिस संविधान को हाथ में लेकर दिखाता है, उसी के द्वारा संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान भी करता है।
देश की युवा पीढ़ी को भड़काकर यह अराजकता फैलाना चाहता है, जबकि हकीकत यह है कि नेपाल के जेनजी को हिंदू राष्ट्र चाहिए था और भारत के जेनजी को अखंड भारत चाहिए। भाजपा की अगली पीढ़ी के नेता ही अखंड भारत बनाएंगे। भारत का जेनजी आईफोन के लिए सड़कों पर उतर आया, भारत का जेनजी कुत्तों के लिए सड़क पर उतर आया, लेकिन भारत के जेनजी ने राहुल गांधी के लिए सड़कों पर उतरने से इनकार कर दिया। यही राहुल गांधी की औकात है। एक महिला ने राहुल के एजेंडे को बड़ी अच्छी तरह धोया है, सुनिए। राहुल गांधी की ना इस पोस्ट को आप लोग ध्यान से देखो। इसमें नंबर 1 पे लिखा है देश का युवा, नंबर 2 पे देश का स्टूडेंट और नंबर 3 पे लिखा है देश का जेनजी। हालांकि अगर वैसे हम समझे तीनों के मायने एक ही है, वैसे तो ये अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है, पर भाई राहुल गांधी ने लिखा है, इसके कुछ तो मायने है। क्योंकि वैसे अगर हम देखें तो जो देश का युवा है वही स्टूडेंट है, और एक जैसे कहते हैं यंग जनरेशन के लिए एक स्लैंग यूज किया जाता है जेनजी। वो अलग बात है कि जेएनयू में पढ़ने वाले 40-40 साल के आदमी भी ना स्टूडेंट भी है और युवा भी है। खैर छोड़ो। अब नीचे राहुल गांधी लिखते हैं कि ना भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए और वोट चोरी को बचाने के, हालांकि ये इनकी पर्सनल समस्या है, लेकिन फिर भी कि मेरा फुल सपोर्ट है आपको। इट मीन्स आपको जो करना है आप करो, मैं पूरा आपके साथ खड़ा हूं। तो राहुल गांधी का इशारा किधर है, अब आप ये लोग समझ ही रहे होंगे। और यही वजह है कि जितने भी इनके चमचे चाटुकार इंडी बिंडी के नेता डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर ना ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब भारत तुम भी तैयार हो जाओ, भारत का जो युवा है वो अब हमारे देश में भी ऐसे ही करेगा। और अब बात ये खड़ी होती है कि भाई राहुल गांधी को ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि जब श्रीलंका के जो युवा है और बांग्लादेश के जो स्टूडेंट है उन्होंने भी तो ये हरकत की थी, इनको नेपाल के जेनजी के अपने देश में आगजनी और दंगे भड़काने के बाद ये आइडिया क्यों आया। हो सकता है पीछे इनके बॉस लोगों को ये आइडिया आया हो कि भाई ये जो युवा स्टूडेंट और जेनजी तो बड़े काम के हैं, हम इनको क्या ये वोट चोरी, ये प्रेम मोहब्बत की दुकान और मीठे पकवान इनको क्या में लगा रखा है, इनका असली काम तो ये है। यही वजह है कि राहुल गांधी के जो बॉस है, मतलब राहुल गांधी या चमचों के बॉस है तो उनके भी तो बॉस है ना पीछे हुए अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने उनको ये आइडिया दिया कि भाई देश का जो युवा है उसका असली इस्तेमाल तो ये है, तो क्यों ना लगा दो इनके काम पे। मैं ये कहना चाहती हूँ राहुल गांधी जी आपको, आपके चमचों को और आपके जो पीछे बॉस लोग बैठे ना उनको, कि पहले ना आप अपने दिमाग से वहम निकाल दो। ना तो भारत श्रीलंका है, ना नेपाल है और ना ही बांग्लादेश है, ये है हिंदुस्तान। और यहाँ की जो सरकार है ना मोदी सरकार, उसको तुम इलेक्शन में तो हरा नहीं पा रहे, ठीक है ना। वहां पे तुम वोट चोरी है, तुम्हारे अपने रंडी रोने तुम्हारे चले जा रहे हो, तुम्हें ये भी समझ में आ गया उससे कुछ होने वाला है नहीं। तो देश को ना अब दंगे और आग की आड़ में भड़का दो, उनका इस्तेमाल करो, देश के युवा, देश के स्टूडेंट और देश के जेनजी, है ना। तो मैं कहना चाहती हूँ आप और आपके जो बॉस लोग है ना, आपके दिमाग में थोड़ा बहुत कहीं से वहम आ गया है ना, या किसी ने डाल दिया है, तो इसे तुरंत निकाल दो। कि जो मोदी सरकार, हमारे यहाँ का शासन प्रशासन, हमारे यहाँ की जो आर्मी है ना, वो इतनी सशक्त है कि तुम्हारे ऐसे पिछवाड़े लाल करेगी कि ना बस तुम्हें मारेगी कम और घसीटेगी ज्यादा। और जो वे बॉस लोग बैठे ना बाहर, उन सबको भी बिल में से निकाल के घसीट के लेके आएगी यहाँ तक। दरअसल नेपाल में जेनजी द्वारा हिंसक तख्ता पलट ने भारत के विपक्ष की उम्मीदें बढ़ा दी हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में मोदी को नहीं हरा पा रहा है। कल 2 चीजें हुई, उन्हें जरा गहराई से समझिए। पहला कि राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस इन शब्दों के साथ खत्म हुई कि जिस दिन भारत के युवाओं को समझ आ जाएगा कि इनका वोट चुराया जा रहा है, उस दिन काम हो जाएगा। दूसरी बात कि इसके बाद राहुल गांधी जेन जी का नाम लेकर ट्वीट करते हैं। मंशा समझिए, बिल्कुल स्पष्ट है, काम खत्म करना चाहते हैं। सत्ता के लिए कुंठित ये मंद बुद्धि 10 साल से देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है, कभी विदेशी ताकतों के साथ, कभी आतंकियों के साथ, कभी भाषा के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी वोट और ईवीएम के नाम पर। लेकिन इसकी दाल नहीं गल रही है। इधर पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में भी एबीवीपी का परचम लहरा गया। जेनजी ने अपना फैसला सुना दिया है। राहुल गांधी ने कहा था जागो, और कल दिल्ली विश्वविद्यालय के युवाओं ने कैंपस को भगवा रंग में रंग दिया, क्योंकि छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी के अध्यक्ष समेत 4 में से 3 सीटें जीत ली। सोचना तो होगा पप्पू को। आप इस बैनर को देखिए और खुद सोचिए कि देश का युवा किस बैनर तले जुड़ना चाहेगा। विद्यार्थी परिषद यानी बीजेपी के आदर्श विवेकानंद जी हैं और एनएसयूआई यानी कांग्रेस के आदर्श राहुल गांधी हैं। यही बताता है कि आप परिवारवाद से हटकर कुछ सोच ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते।
जब पप्पू 1 वर्ष का भी नहीं हुआ था तब इस स्टूडेंट यूनियन का निर्माण हुआ था इनकी दादी के द्वारा। और गुलाम दरबार की गुलामी की मानसिकता देखिए कि NSUI का आदर्श ही बना डाला इस 56 वर्षीय सोरोस के खिलौने को। गजब है। विदेश में अराजकता का कोई भी सफल पैटर्न भारत में नहीं चलेगा। राहुल गांधी को यह समझ लेना चाहिए। भारत में वार्ड चुनाव से लेकर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तक के चुनाव समय समय पर होते रहते हैं। जनता को असंतोष व्यक्त करने के लिए कई मौके 1 साल के भीतर ही मिल जाते हैं। एक देश जहां चुनावी प्रक्रिया इतने स्तरों में विद्यमान है, वहां नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका वाला पैटर्न कैसे चल सकता है? अगर आप युवाओं के राजनीति संबंधी आंकड़े देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस के लिए युवाओं को उकसाने का कितना स्कोप बचा है। एक आंकड़े के अनुसार भारत की लगभग 46% युवा आबादी को राजनीति में बहुत कम या कोई रुचि नहीं है, और जो रुचि रखते हैं उनमें से 75% आमतौर पर राजनीतिक अभियानों या कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते। दूसरा बड़ा कारण है कि राजनीतिक व्यवस्था अक्सर भ्रष्ट और परिवारवाद की धरोहर मानी जाती है, जो युवाओं को इसमें शामिल होने से हतोत्साहित करती है। तीसरा है कि उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और बुजुर्ग सांसद संसद का एक बड़ा हिस्सा घेरते हैं, जिससे युवाओं के लिए राजनीति में आना मुश्किल हो जाता है। अब राहुल को सोचना चाहिए कि युवाओं में रुचि तो वो पैदा कर नहीं सकते, क्योंकि उन्हें देखने के बाद अच्छे खासे लोग राजनीति छोड़ने को सोच लेते हैं। भ्रष्टाचार और परिवारवाद से बाहर होना कांग्रेस के वश में नहीं है। जिस दिन ऐसा हुआ, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। भ्रष्टाचार की वजह से लोग वहां जी खा रहे हैं, शान से देश विदेश भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए वो हटाना संभव नहीं है। और परिवारवाद हटेगा तो राहुल खुद हट जाएंगे, फिर क्या करेंगे इस जनजी का? तीसरा कि कांग्रेस सिर्फ बुजुर्गों की पार्टी बनकर रह गई है। जब 82 साल के खड़गे और 79 साल की सोनिया गांधी कहती हैं कि 75 साल के नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़ देना चाहिए, तो हंसी भी आती है और चिंता भी होती है कि क्या मरते दम तक इनके होठों पर मोदी नाम ही जड़ा रहेगा। 56 साल का युवा नेता जनजी को आवाज देता है कि मुझे युवा को प्रधानमंत्री बना दो। जितने वास्तव में युवा नेता थे कांग्रेस में, वो धीरे धीरे करके अलग हो गए। सचिन पायलट न जाने किस उम्मीद में अभी भी लटके हुए हैं। कांग्रेस की सरकार में अग्रिम पंक्ति के जो चेहरे नजर आते थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत ज्यादातर राज्यसभा सांसद थे। जिन नेताओं ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, वे ही आगे रहे। क्या कारण है कि युवा चेहरे हमेशा पीछे ही रह गए? 2019 चुनाव में हारने के बाद सचिन पायलट ने BBC के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस पार्टी में सब तरह के लोग हैं, मगर ये बात भी सच है कि हम युवाओं की अपेक्षा पर खरे नहीं उतर पाए। युवाओं ने कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा मतदान नहीं किया। इसमें गलती किसी की नहीं, गलती सिर्फ हमारी है। हमने उनकी उम्मीदों को सही तरीके से नहीं समझा। जो नया वोटर है, या यूं कहिए कि जो 18 से 25 साल की उम्र के मतदाता हैं, उसे हम पूरी तरह संतुष्ट करने में कामयाब नहीं रहे, और यही हमारी हार का कारण बने। मतलब साफ है कि 18 से 25 साल के मतदाता नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, तभी तो उन्हें दूसरा और तीसरा मौका दिया शासन करने का। अब जब स्पष्ट हो गया कांग्रेस को कि देश का युवा मोदी जी के साथ खड़ा है, तो उसे भड़काने और बरगलाने के लिए कभी वोट चोरी, कभी घोटाला, कभी 75 साल का बूढ़ा कहकर वो कैंपेनिंग करते हैं, जबकि कायदन उन्हें ये बताना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं युवाओं के लिए। फ्री में बांटने के सिवा कुछ सॉलिड कर सकते हैं या नहीं। उसे पता है कि वो कुछ भी कहेगा, कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ की दुर्दशा हर युवा हर दिन देख रहा है। फिर काहे की गलतफहमी? भारत के जनजी को नौकरी चाहिए, वो राहुल दे नहीं सकते, क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार और लूटमार से फुर्सत नहीं मिलेगी, और उद्योगपतियों के तो वो सख्त खिलाफ है। फिर न उद्योग लगेंगे न नौकरी आएगी। जहां भी सरकार है कांग्रेस की, वो कर्ज में डूबी है, तनख्वाह देने को पैसे नहीं है। जब छोटे से राज्य की ये दशा है, तो देश की क्या दुर्दशा होगी वो आप सोच ही सकते हैं। दूसरे, जनजी को देश में स्थायित्व चाहिए, जिससे देश का विकास हो सके, तो ये भी कांग्रेस के बस का नहीं है। किसी राज्य में भी वो 10 साल सरकार नहीं चला पाती, फिर केंद्र में क्या ही चलाएगी। 10 पढ़े लिखे कर्मठ नेता नहीं है राहुल के पास। 2-4 जो हैं शशि थरूर टाइप, उन्हें हाशिए पर धकेल रखा है।
कौन सी सरकार बनेगी और कैसे चलेगी। गठबंधन में कोई औकात नहीं है राहुल की। यह पिछले 11 सालों से देश देख रहा है। सब एक दूसरे की जड़ काटने में ही लगे हुए हैं। जेन ज़ी को टेक्नोलॉजी चाहिए, विकसित भारत चाहिए, देश का गौरव चाहिए, सुरक्षा और शांति चाहिए। ये सब कुछ राहुल गांधी के लिए सपना ही है। आतंकवादियों का समर्थन करने वाले, सेना को कटघरे में खड़ा करने वाले, घुसपैठियों को माई बाप बनाने वाले और मुसलमानों को देश के संसाधनों पर पहला अधिकार देने वाले सुरक्षा और शांति का केवल सपना देख सकते हैं, इसे हकीकत नहीं बना सकते। और सबसे बड़ी बात, भारत का युवा देशभक्त है, धार्मिक है और संस्कारी है। जब कोई पार्टी हिंदू संस्कारों और परंपराओं से नफरत करती हो, हिंदू धर्म से चिढ़ती हो, जब कोई पार्टी हमारे देवी देवताओं का तमाशा बनाती हो, जब कोई पार्टी सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना बताती हो, तो वो लोग कभी भी हमारे हितैषी नहीं हो सकते। हिंदू धर्म से चिढ़ना मतलब हिंदुस्तान से चिढ़ना, और इसे भारत का युवा बर्दाश्त नहीं कर सकता। देश सबसे पहले, उसके बाद धर्म और उसके बाद समाज और परिवार। लेकिन राहुल के पूरे खानदान का इतिहास रहा है कि पहले परिवार, फिर समाज, फिर धर्म और सबसे बाद में देश। बस यही राहुल गांधी मोदी जी से मात खा जाते हैं और यही कांग्रेस भाजपा से पिछड़ जाती है। और इसीलिए देश का युवा हर चुनाव में कांग्रेस को ठेंगा दिखा देता है। जेन ज़ी तक पहुंचने के लिए राहुल को इतना कुछ बदलना होगा कि उसके लिए उसकी बाकी बची हुई उम्र कम पड़ेगी। फिर भी मोदी सरकार इसे हल्के में लेकर गलती कर रही है। ये इसी तरह धीरे धीरे करके एक दिन सचमुच देश में अशांति ला सकता है। इसका सही समय पर इलाज होना बहुत जरूरी है। मोदी सरकार इलाज करने में बहुत लापरवाह है। अगर चाहे तो 4 दिन में माँ बेटे को जेल की हवा खिला सकती है, लेकिन वो राहुल गांधी को शहीद भी नहीं बनने देगी। फिलहाल राहुल ने बुलाया है तो जेन ज़ी आएंगे और राहुल को उसकी औकात भी दिखाएंगे। इंतजार करिए। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।